नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे और पूरा देश आज रक्षाबंधन का पावन त्योहार मना रहा है। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपके लिए काफी सुखमय हो। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आपको बता देते हैं। एशियाई बाजार से मिलीजुली शुरुआत कहेंगे क्योंकि आप देखिए जापान के बाजार निक्केई में 1.5% का उछाल जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी करीब 11,050 के करीब आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ। शुक्रवार के दिन डाउ निचले स्तर से 400 अंक चढ़कर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। वहीं टेक्नोलॉजी शेयर्स के दम पर नैस्डैक में 1.5% तक का उछाल देखने को मिला। काफी सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस हैं जिन पर इस हफ्ते हमें फोकस भी करना है, लेकिन सबसे पहले अब विदेशी बाजार के संकेतों को विस्तार से समझते हैं और साथ ही कोरोना का अपडेट दीपांशु भंडारी से लेते हैं। और थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आज के लिए पहली रणनीति जानेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े मिले जुले से संकेत हैं जहां तक विदेशी बाजारों का सवाल है। हालांकि रिएक्शन इतना खराब नहीं है। एक बड़ी खबर है जो वीकेंड पर आई है। फिच ने जो यूएस इकोनॉमी का रेटिंग आउटलुक है, रेटिंग नहीं बदली है पर आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। रेटिंग अभी भी AAA पर बरकरार है। यूएस में बढ़ते बजट डेफिसिट जो इस समय रिकॉर्ड स्तर पर है $3.87 ट्रिलियन के करीब, इस बढ़ते बजट डेफिसिट की वजह से रेटिंग पर जो आउटलुक है उसको स्टेबल से नेगेटिव किया है। ये एक बड़ी खबर है। दूसरा, यूएस अब कह रहा है कि वहां पर भी कुछ और चाइनीज एप्स और कुछ चाइनीज सॉफ्टवेयर कंपनीज पर बैन या फिर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। और वीकेंड पर तो खबर आई, ट्रंप साहब ने डायरेक्टली कहा कि वो सोच रहे हैं कि टिकटॉक पर बैन लगाने की कोशिश की जा सकती है बहुत जल्दी। इसके अलावा खबर आई है कि अब माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीदने की बातचीत में है और 15 सितंबर तक ये डील फाइनलाइज करने की कोशिश हो रही है। तो बहुत सारी खबरें हैं जहां तक यूएस और चाइना के बीच ये सॉफ्टवेयर्स और एप्स को लेकर तनाव है और टिकटॉक की भी एक बड़ी खबर है। फ्राइडे को अमेरिकी एक्शन काफी पॉजिटिव रहा, ये हमें मालूम था क्योंकि टेक्नोलॉजी शेयर्स में जोरदार उछाल आया और उसकी वजह और सिर्फ उसकी वजह से हमने अमेरिकी बाजारों में तेजी देखी। डाउ 110 अंक चढ़ा और दिन के निचले स्तर से तो 400 अंकों की रिकवरी थी। नैस्डैक 1.5% ऊपर था। सिर्फ एप्पल के शेयर में 10.5% का उछाल देखा और वो एक बहुत बड़ा लार्ज कैप है उनके लिए। तो सिर्फ एप्पल की तेजी की वजह से यूएस मार्केट्स में तेजी आई, पर बाकी दिग्गज आईटी स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। एप्पल की अब जो मार्केट कैप है वो $1.84 ट्रिलियन है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप में, अब अरामको से भी आगे हो गई है एप्पल। इसके अलावा देखें तो फेसबुक, अमेजॉन, यहां पर भी उछाल देखने को मिला। हालांकि अल्फाबेट के शेयर्स में बिकवाली थी। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिला। बैंक्स और रिटेल स्टॉक्स पर प्रेशर आया। नए स्टिमुलस प्लान पर काम चल रहा है, वहां पर नजर रहेगी और इस हफ्ते जो जुलाई महीने की जॉब्स रिपोर्ट आएंगी वो एक अहम ट्रिगर रहेगा मार्केट्स के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो जुलाई में अमेरिकी बाजारों की चाल अच्छी रही। नैस्डैक तो बल्कि 7% ऊपर था। S&P 500 और डाउ में भी अच्छी तेजी आने को देखने को मिली। यूरोपियन बाजारों में हमने जरूर गिरावट देखी। यूरोप से जो जीडीपी डेटा आया वो रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। पूरे यूरोप का जो अगर आप जीडीपी देखें तो 12% की गिरावट थी और इसमें अगर आप देखें तो जर्मनी 10%, इटली 12%, फ्रांस 14% और स्पेन 18%। ये सारे गिरावट के फिगर्स हैं। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्शन हमने देखने को मिला इन इकोनॉमीज में Q2 की जीडीपी पर। इसके अलावा सोने यहाँ पर नए रिकॉर्ड्स की प्रक्रिया जारी है और पहली बार गोल्ड फ्यूचर्स $2,000 के पार जाते हुए दिखे इंट्राडे लेवल पर। तो वहां से एक जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। और सिल्वर, वहां पर भी शानदार तेजी है, 8 साल की ऊंचाई के करीब है और सिर्फ जुलाई के महीने में सिल्वर में 33% की तेजी रही, जो अब तक का बेस्ट महीना रहा है हिस्ट्री में सिल्वर के लिए। तो वहां से भी काफी पॉजिटिव क्यूज आ रहे हैं अगर आप उन कमोडिटीज को ट्रैक करते हैं तो। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर विदेशी बाजार के संकेत, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और कमोडिटी बाजार का भी अपडेट हमें मिलता हुआ। लेकिन दीपांशु, हफ्ते की शुरुआत है, कोरोना के आंकड़े क्या बयान कर रहे हैं? अच्छी खबर तो नहीं है, स्पेशली भारत में। अगर आप कोरोना के संक्रमण को देखें, पिछले 3 दिनों में अगर आप देखें तो भारत में लगभग 1,60,000 नए मामले सामने आए हैं और 2300 लोगों की मौत हो गई है। भारत में अब 18 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं और मरने वालों की संख्या भी 38,000 के पार है, जिसमें से 5,80,000 एक्टिव मामले हैं इस समय। भारत के जो नए मामले आए हैं पिछले 3 दिनों में, तीनों दिन ब्राजील से ज्यादा रहे हैं। यानी कि अब यूएस के बाद सबसे ज्यादा नए मामले अगर किसी देश में आ रहे हैं तो वो भारत है। और फ्राइडे के दिन हमने फिर से एक नया रिकॉर्ड देखा नए मामलों का। 57,000 नए मामले फ्राइडे के दिन आए थे।
आज से अनलॉक 3.0 की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो देखना पड़ेगा कि वहाँ से क्या इम्पैक्ट आता है। भारत के कुछ वीआईपीज इस समय संक्रमित हैं और वो एक चिंता का विषय ज़रूर है। होम मिनिस्टर अमित शाह और साथ ही कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा दोनों ही कोरोना संक्रमित हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन का जो नया टेस्ट है वो कोरोना नेगेटिव आया है और उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो दुनिया भर में कोरोना के 1,80,00,000 से ज़्यादा मामले हैं और मरने वालों की संख्या भी अब 7 लाख के करीब पहुंच रही है। कल यूएस में 50,000 से कम 48 लाख संक्रमित हैं। कल यूएस में 50,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, पर पिछले 2 दिन की एवरेज से देखें तो थोड़ी सी गिरावट रही है। डॉक्टर एंथनी फाउची का बयान है कि यूएस में सबसे ज़्यादा केसेस इसलिए हैं क्योंकि कुछ स्टेट्स ने जल्दी अनलॉक किया और कुछ स्टेट्स ने लॉकडाउन ठीक से नहीं किया। पर इसके अलावा वो एक चेतावनी उनकी है जहां पर ध्यान देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव जल्दी मिल सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना इतना सीरियस वायरस है कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ रह सकता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स पर ध्यान देना ज़रूरी है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि शुक्रवार के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। FIS DIS का एक्शन देखिए। FIS ने कैश मार्केट में करीब 960 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं DIS ने कैश मार्केट में 443 करोड़ की खरीदारी की है, लेकिन साथ ही वायदा बाजार में FIS की तरफ से 96 करोड़ की बिकवाली ही आती हुई दिखी है। तो कैश मार्केट और वायदा बाजार में FIS की तरफ से हम बिकवाली के आंकड़े देख रहे हैं। आगे बढ़ते और सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंघवी से। आनंद सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत मिले जुले ही हैं, क्योंकि एशियाई बाजार की शुरुआत में SGX निफ्टी में हल्की गिरावट हमने देखी। अमेरिकी बाजार शुक्रवार के दिन अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। टेक्नोलॉजी शेयर से काफी सहारा मिला, लेकिन साथ ही FIS के आंकड़े जो कि कैश मार्केट और वायदा बाजार में बिकवाली के हैं, कैसे समझे इन संकेतों को? जी मानसी, जैसा आपने बताया, सारे संकेत और इन सब के बीच में नए हफ्ते की शुरुआत है और नए हफ्ते की शुरुआत में 10,950, 11,050 ये निफ्टी के आपको सपोर्ट रेंज के तौर पर ध्यान में रखना चाहिए और ऊपरी स्तरों पर 11,200, 11,250 की वो रेंज होगी जहां पर मुनाफा वसूली आते हुए दिखेगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 21,250, 21,400 ये अब सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा। 21,900 से 22,100 की वो रेंज है जहां पर ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। जी जी बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ट्रेडिंग रेंज यहाँ पर आप देखिए 10,950 से 11,050 निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वहीं ऊपरी रेंज 11,200 से 11,250 की होगी। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 21,250 से 21,400 ये सपोर्ट जोन्स का काम करते हुए दिखेंगे। वहीं 21,900 से 22,000 की ट्रेडिंग रेंज है जिस पर आज के लिए आपको फोकस करना होगा। चलिए आगे बढ़ते और जान लेते कि खबरों वाले शेयर्स आज कौन से होंगे। बताने के लिए हमारे साथ देवांशी अशर जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग। खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले आप नजर कीजिए जो नतीजे आते हुए दिखे हैं उस पर नजर करते हैं। यूपीएल, इसके नतीजे जो है वो अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। जो आय है वो इस बार करीब 1% तक घटती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा इस बार काफी बढ़ता हुआ दिखा, अनुमान से भी बेहतर 46% तक का जंप देखने मिला और जो मार्जिन हैं वो करीब 16% से बढ़कर करीब 23% तक आते हुए दिखे और मुनाफे पर आप नजर कीजिए वो भी इस बार काफी अच्छा बढ़ता हुआ दिखा है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, इसकी जो ओवरऑल नंबर्स हैं वो हल्के से कमजोर आते हुए दिखे इस तिमाही में और आप आय देखिए इस तिमाही में हल्की सी कम होती हुई दिखी है 48%। साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है वो भी 76% तक कम होता हुआ दिखा और जो मार्जिन है वो 4.6% से घटकर 2.1% पर आते हुए दिखे। घाटा इस बार बढ़ता हुआ दिखा है कंपनी का, लेकिन ओवरऑल अनुमान के मुताबिक ये घाटा आता हुआ दिखा है। साथ ही टाटा केमिकल्स इस तिमाही में आप देखिए जो आंकड़े आते हुए दिखे हैं वो कम्प्लीटली कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कंपनी ने जो रिस्ट्रक्चरिंग की थी अपने कई जो प्रोडक्ट्स हैं वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में शिफ्ट कर दिए थे और इसी के चलते आपको नंबर्स इस बार थोड़े से कमजोर दिखेंगे। आय इस बार करीब 9% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा इस बार 51% घटता हुआ दिखा। जो मुनाफा है वो भी इस बार 67% कम हुआ है। 30% से घटकर मार्जिन 15% पे आते हुए दिखे। लेकिन अगर आप इसको निकाल भी देते हैं
एडजस्टेड नंबर्स भी इस बार हल्के से कमजोर हैं, जो कि अनुमान था। साथ ही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आप देखिए अच्छे नंबर्स हैं, ब्याज से आय 30% तक बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन मुनाफे में करीब 40% से ज्यादा की गिरावट है प्रोविजंस के चलते। लेकिन ग्रॉस एनपीएस में हल्की सी बढ़त होती हुई दिखी, 0.97 पर आता हुआ दिखा, और जो नेट एनपीएस है उसमें सुधार है, 0.2% से घटकर 0.18% पे आते हुए दिखे। इसके अलावा जो ऑटो नंबर्स आते हुए दिखे, ऑटो की बिक्री के नंबर्स, इस पर नजर रखें। मारुति के नंबर्स इस बार अच्छे हैं। अगर आप मंथ ऑन मंथ देखें तो इस बार इनकी जो बिक्री है वो दुगनी होती हुई दिखी, लेकिन सालाना आधार पर करीब 2% तक का जंप है। साथ ही एमएनएम पर नजर कीजिए, वहां पे भी जो टोटल बिक्री है इस महीने की वो करीब 36% तक कम होती हुई दिखी है। अनुमान से बेहतर नंबर्स ट्रैक्टर सेगमेंट में इन्होंने पोस्ट किए हैं, और जो एक्सपोर्ट्स है वो 45% तक कम होते हुए दिखे हैं। टीवीएस मोटर्स पर भी आप नजर रखिए, जहां पे कुल मोटरसाइकिल की जो बिक्री है वो 2.65 यूनिट से घटकर 2.43 यूनिट पर आती हुई दिखी अनुमान के मुताबिक। और आयशर मोटर्स की जो कुल बिक्री है वो इस बार करीब 19% तक कम होती हुई दिखी है। अशोक लेलैंड इस बार जो कुल बिक्री है करीब 58 ऑलमोस्ट 58% तक कम होती हुई दिखी है। अनुमान से हल्की सी कमजोर आंकड़े आते हुए दिखे अशोक लेलैंड के। और जो हीरो मोटोकॉर्प है, यहाँ पे भी जो कुल बिक्री है वो फ्लैट रही है, 5.35 लाख यूनिट्स पर आती हुई दिखी है। 5.35 लाख यूनिट से घटकर 5.14 लाख यूनिट्स पर आती हुई दिखी। और आखिर में एस्कॉर्ट्स पर नजर कर लीजिए, जहां पे जो कुल बिक्री है वो करीब 4,860 से बढ़कर 5,322 यूनिट पर आती हुई दिखी है। तो मारुति और साथ ही एस्कॉर्ट्स, ये दोनों नंबर्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है। एमएनएम के ट्रैक्टर्स के जो नंबर्स हैं वो थोड़े से बेहतर जरूर आते हुए दिखे हैं मानसी। तो ये रिजल्ट्स और साथ ही ऑटो नंबर्स आपके लिए थे। जी बिल्कुल देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कई सारी खबरें हैं, बाजार बंद होने के बाद काफी सारे नतीजे, और क्योंकि वीकेंड पर भी नतीजे आते हुए दिखे, इसका भी पूरा अपडेट हमने लिया, और साथ ही ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रहे वो भी आपने देखा। लेकिन अब आगे बढ़ते हो, हमारी खास पेशकश बाजार आज और कल में वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति बताई है, आइए उसे देखते हैं। सिप्ला भी तैयार है, 35 रुपए में लिया जाए, स्टॉप लॉस रखें 28 रुपए का और 47 रुपए का टारगेट। मैं समझता हूँ जल्दी आने को आपको दिखेगा, पर एक बार 752 के ऊपर क्लोजिंग आई तो फिर ये हवाई जहाज भी हो सकता है। ओके, तो क्लियरली हर रोज शाम हम हमारी इस खास पेशकश बाजार आज और कल में ऑप्शन की दमदार रणनीति लेकर आते हैं। वीके शर्मा अपनी दमदार स्ट्रैटेजी के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। उसके अलावा भी बाजार से जुड़ा तमाम एक्शन जो है आपके बीच हम शाम को भी रखते हैं। तो कमाना है मुनाफा, तो हर रोज शाम हमारी इस खास पेशकश बाजार आज और कल में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कुछ ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं जहां पर आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि 3 कॉल्स हैं हमारे पास और तीनों जो है खरीदारी की ही है। एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से औरोबिंदो फार्मा पर खरीदारी की राय है, टारगेट जहां पर 900 के से जा रहे हैं, 862 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। साथ ही डाबर पर भी एक खरीदारी की राय दे रहे हैं 525, इस टारगेट को मानकर चले 505 का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाइएगा। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से बायोकॉन में आपको खरीदारी की राय मिलती हुई 425 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 399 का यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाएगा। तो क्लियरली फार्मा स्पेस है जो कि आज फोकस में रहेगा, और ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं जो कि फार्मा स्पेस से आती हुई देखने को मिल रही है। चलिए एक्सपर्ट के साथ जोड़ लेते हैं आपको। आनंद राठी सिक्योरिटी से टेक्निकल एनालिस्ट नीलेश जैन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर अपना नजरिया बताएं आज के लिए। गुड मॉर्निंग मानसी। इंडेक्स की बात करें तो हमने फ्राइडे के सेशन में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट डेरिवेटिव सेटअप में होते हुए देखने को मिल रहा है। 11,000 स्ट्राइक है वहाँ पे मंथली एज वेल एज वीकली एक्सपायरी में अगर देखें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पर वर्क करेगा। जब तक 11,000 का लेवल होल्ड कर रहा है, यहाँ से पुल बैक की संभावनाएं काफी ज्यादा है। और हाई साइड एट द सेम टाइम 11,200 के ऊपर निकलने में दिक्कत हो सकती है। वहाँ पे अगेन वीकली एक्सपायरी में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 11,200 पे। तो एक छोटी रेंज उभर कर आ रही है 11,000 से 11,200 की, इसी के बीच ट्रेडिंग होने की संभावना ज्यादा है। 11,000 के नीचे अगर डिसाइसिवली ब्रेकडाउन आता है तो 10,800 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसकी संभावनाएं काफी कम लग रही है। टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी में नो डाउट ऊपरी स्तरों से हमको थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल रही है। एक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न क्लियरली अभी भी बना हुआ है। 200 डीएमए 10,870 के आसपास है, जो कि मेजर सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो ओवरऑल मेरी सलाह ये होगी कि एक बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए जब तक हमें डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिलता है। तो निफ्टी में एक स्टॉप लॉस होगा 10,980 का,
ठीक 11,000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऑन द हायर साइड 11,150 180 तक के लेवल हम आने वाले सेशन में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो फ्राइडे के सेशन में एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए देखने को मिला था, जो कि एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो वहां पे एक पुल बैक की संभावनाएं काफी ज्यादा लग रही है आज के सेशन में। ओके, और नीलेश, साथ ही आज के लिए आपकी टॉप पिक कौन सी होंगी? बिल्कुल मानसी, एक बाय और एक सेल रिकमेंडेशन है। अगर आपको ध्यान हो तो फ्राइडे के सेशन में हमने एक फार्मास्यूटिकल जो कि ग्लेनमार्क फार्मा सुझाया था। आज भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है सिप्ला, यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। काउंटर एक फ्रेश ब्रेकआउट फ्राइडे के सेशन में नजर आया था, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। 705 का स्टॉप लॉस होगा, 740 के टारगेट्स होंगे। एट द सेम टाइम एक कॉन्ट्रा बैट है जो कि एमजीएल पे कंटिन्यूस एक लोअर टॉप लो बॉटम बन रहा है। एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन भी हमको फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था, तो एमजीएल में बिकवाली करके चलना चाहिए। 990 का स्टॉप लॉस होगा, 950 तक के टारगेट होंगे। बिल्कुल, और साथ ही नीलेश, सेक्टर स्पेसिफिक 3 सेक्टर्स पर आपसे एडवाइस जानना चाहेंगे। देखिए, बाजार को संभालने का काम पिछले हफ्ते एफएमसीजी, आईटी और फार्मा ने किया है। फार्मा आउट परफॉर्म भी करता हुआ दिखा है। इन तीनों सेक्टर्स के लिए आज की परफॉर्मेंस कैसी देख रहे हैं आप? बिल्कुल मानसी, अगर आपको ध्यान हो तो जो नतीजे शुरू हुए थे तब से हमने बताया था कि हमारा जो ध्यान है वो एफएमसीजी, आईटी और फार्मा पे ही बना हुआ है, क्योंकि बाजार में अगर देखें तो निचले स्तरों से निफ्टी 50 तक का उछाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो 50 तक का रिकवरी आने के बाद में यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में, तो डेफिनेटली डिफेंसिव पे ही फोकस करना चाहिए। आईटी सेक्टर एज अ होल अच्छा लगता है। फार्मास्यूटिकल हमने कंटिन्यूस बाय रिकमेंडेशन की है, आज भी फार्मास्यूटिकल की कंपनी बाय में है। तो फार्मा एंड एफएमसीजी में एचयूएल जो कि एक दिग्गज कंपनी है, वहां पे हमें ऑलरेडी डाबर की बात करें चाहे नेस्ले की बात करें तो ये सारे काउंटर अच्छे लग रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड मार्केट की अनसर्टेनिटी को देखते हुए मेरा ये मानना है कि अगस्त सीरीज में डिफेंसिव सेक्टर पे ही फोकस करना चाहिए, एफएमसीजी, आईटी एंड फार्मा। बिल्कुल, शुक्रिया नीलेश, ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब कमोडिटी मार्केट्स का एक बार जायजा लेते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज से अमित सजेजा जुड़ गए हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे। जी, गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, पिछले हफ्ते या पिछले 2 हफ्तों में हमने बुलियन मार्केट में बहुत ही शानदार तेजी आते हुए देखी है, और जो वीकली क्लोज या मंथली क्लोज भी हुए थे लास्ट फ्राइडे को काफी बढ़िया हुए थे। ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुए थे गोल्ड में, और सिल्वर में भी लगभग 65,000 के ऊपर भी क्लोज थे। तो मुझे लगता है कि आज हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट इस डिप का अभी भी एक बाइंग के लिए मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में स्पेसिफिकली 53,300 से 400 जोन में बाइंग की जा सकती है। अपसाइड में मुझे लगता है कि जो रिसेंट हाइज है 53,800 के करीब को रिटेस्ट हो सकता है। सिमिलरली चांदी में भी एक डिप जो है 64,500 तक बन सकती है, वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा बाजार, और अपसाइड में हो सकता है हमें लगभग 65,500 से 65,600 इस रेंज में शॉर्ट टर्म टारगेट मिल सकते हैं। बिल्कुल अमित, साथ ही कच्चे तेल में हम देख रहे हैं एक बाइंग मोमेंटम हमने जरूर देखी। इस हफ्ते की शुरुआत में क्या एक्शन देखने को मिलेगा? जी, पिछले हफ्ते WTI क्रूड जो है उसमें जो इन्वेंट्री डेटा था काफी एक अच्छी खासी ड्रॉडाउन हमें देखने मिला, 10 मिलियन बैरल से ज्यादा। तो उसके चलते क्रूड ऑयल WTI क्रूड $40 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब हुआ था। तो मुझे लगता है कि जब तक $40 का जो एक सपोर्ट है वो होल्ड कर रहा है तब तक शॉर्ट टर्म बायस पॉजिटिव है, और हो सकता है हम $42 यानी सेंसेक्स पर 3,100 के ऊपर के भाव देख पाएंगे। इस टारगेट के लिए मैं 3,000 के आसपास बाइंग की सलाह देना चाहूँगा 240 के स्टॉक के साथ। तो शॉर्ट टर्म में बाइंग की सलाह होगी क्रूड में भी। बिल्कुल अमित, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप क्विकली एक बार FIR का एक्शन देख लेते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट का एक्शन लेकर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, 3 रिपोर्ट्स हैं जहां पर फोकस रखना होगा। सबसे पहले आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर रिपोर्ट्स नतीजों पर आई हैं और नतीजे ब्रोकरेज हाउस के अनुसार अगर आप देखें
तो बेहतर देखने को मिले, जिसके चलते CLSA ने जो इनके अर्निंग्स एस्टिमेट है इसमें करीब 40% की बढ़ोतरी की है। खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 240 से बढ़ाकर 270 रुपए कर दिया है। 191 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। वहीं मॉर्गन स्टैनली अगर आप देखें तो इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 205 से बढ़ाकर 215 कर दिया है। नोमेरा भी खरीदारी की राय दे रहे 230 रुपए के लक्ष्य लिए, यानी तीनों ब्रोकरेज हाउस के हिसाब से अगर आप देखें तो नतीजा अनुमान से बेहतर देखने को मिले। इसके लिए करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे लक्ष्य दिए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। सन फार्मा के भी नतीजे आए थे। मैक्वारी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा, लक्ष्य 516 से बढ़ाकर 578 रुपए कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि नतीजे मिले जुले देखने को मिले थे, लेकिन स्पेशलिटी कारोबार में बढ़िया बढ़त देखने को मिली, जिसके चलते इन्होंने सालाना EPS के अनुमान में करीब 17% की बढ़ोतरी की है। और अभी के लिए फिलहाल आखिरी रिपोर्ट है टाटा मोटर्स पर, यहाँ पर भी नतीजे आए थे और ब्रोकरेज हाउस का मानना यह है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी का फायदा कंपनी के नतीजों में देखने को मिला। CLSA अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार माफ कीजिएगा अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर खरीदारी की राय दी गई है, यानी रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। लक्ष्य भी देखिए 103 से बढ़ाकर 135 कर दिया है। 105 शुक्रवार की क्लोजिंग है, यानी सुपर बुलिश है यहाँ पर अगर आप देखें CLSA। वहीं सिटी भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 155 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।